गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अभी बीच में दो दो तीन क्लास के बाद एक ब्रेक हो गया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसहैपनिंग्स थी फैमिली में, उसकी वजह से। अभी 10 मिनट में एक रिकैप करता हूँ हल्का सा, देन विल फॉरवर्ड। अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं वो सब के वीडियोस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे। एंड जो न्यू मेंबर्स लास्ट वीक में ऐड हुए हैं, आई होप वो सब उनके गो थ्रू हो चुके होंगे। माइक ऑफ रखिए जिसका माइक ऑन है, प्लीज। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, उसका हिस्ट्री के बारे में, और जो मेन पिलर्स हैं, स्टार्टिंग मेन पिलर्स, द बेस ऑफ प्रिंसिपल, पैरासेल्सिस, देन उनके दो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मेडिसिन्स। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिसिन को या इंट्रोड्यूस कराने वाले अगर कोई पर्सन है तो वो पैरासेल्सिस ही हैं। वो कहाँ से इंस्पायर हुए, कैसे इंस्पायर हुए, वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, मॉडर्न एरा में पैरासेल्सिस के बेसिस पे ही चीज़ें स्टार्ट हुई। एक प्रिंसिपल पे होम्योपैथी बनाई डॉक्टर हैनीमैन ने। दूसरा प्रिंसिपल को थोड़ा सा यूज किया, मॉडिफाई किया आगे आने वाले लोगों ने, और उसी टाइम पे लगभग 100 150 साल बाद फिर मैटी जी ने फर्स्ट लॉ यानी कि होम्योपैथी से इंस्पायर होते हुए भी उसकी जो कमी थी उनको नेग्लेक्ट करते हुए, और 100% बिना साइड इफेक्ट के नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जहाँ इलेक्ट्रो, होम्यो एंड पैथी तीन अलग अलग वर्ड हैं। इलेक्ट्रो का मीनिंग आप समझ सकते हैं, फास्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब तेजी से काम करने वाली दवाइयाँ। दूसरा, होम्यो का मतलब है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी सम स्थिति बैलेंस करके रखती है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बॉडी में पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहे। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया करके या हर एक क्रिया को स्टॉप करके, जब रिक्वायरमेंट है, जब उसको इंक्रीज करके बॉडी अपने सभी फंक्शन को बैलेंस करती है, उसको होम्योस्टेसिस हम बोलते हैं। तो होम्यो का मतलब HOMEO मीन्स होम्योस्टेसिस, एंड पैथी का मतलब द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और द वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वर्ड मैंने आपको बताया। सेकेंडली, मैंने बताया कि लाइक अदर नेचुरल पैथीज, जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ होता है, जैसे होम्योपैथी में सोरा सिफिलिस साइकोसिस होता है, उसके मयाज्म। जैसे यूनानी में भी बलगम, शोरा और भी कुछ एक आ चीज होती है, वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम ब्लड और लिम्फ पे काम करते हैं। यह हमारी रेमेडीज ब्लड और लिम्फ को स्टडी स्टेट में बना के और फिर वहां पे प्योरिफिकेशन का काम करती है। ब्लड और लिम्फ के थ्रू ही जो क्रोनिक डिजीज हैं वो बॉडी में स्प्रेड भी होती हैं, कैंसर जैसी चीजों में मेटास्टेटिक कंडीशन भी बनती है। शायद इसीलिए इलेक्ट्रोपैथिक रेमेडीज इन क्रोनिक कंडीशन में भी तेजी के साथ काम करती हैं।
ब्लड और लिम्फ क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, वो सब भी मैंने एक क्लास में बताया। फिर मैंने बताया कि जो सोर्स है हमारी रेमेडीज का, दैट आर प्लांट्स, हर्बीशियस प्लांट, वेल नोन प्लांट जो ऑलरेडी मेडिसिन में लोग यूज कर रहे थे उस टाइम भी। हो सकता है मैटी जी ने कुछ नए प्लांट्स भी इंक्लूड किए हों उस टाइम जो कोई यूज नहीं कर रहा था। वो सब तो इतिहास के गर्भ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेचर, ओरिजिनल लिटरेचर मैटी जी का अवेलेबल नहीं है। फिर मैटी जी के बाद चीज़ें बदली, कहीं कहीं स्पैजरिक के नाम से चीज़ों को चलाया गया। स्पैजरिक के नाम से अभी भी बहुत सारी मेडिसिन्स अलग अलग कंट्री में चलती हैं। जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, लाइक इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग से एक पैथी के रूप में है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह यूज हो रहे हैं सेम नाम से। यूरोपियन कंट्रीज में स्पैजरिक रेमेडीज के नाम से अभी भी चलती है, जिनको होम्योपैथी जैसा ही लोग मानते हैं। लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, मेडिसिन यही है, इन्हीं प्लांट से बनी है। कुछ अलग भी हो सकती हैं एक्स्ट्रा मेडिसिन भी, लेकिन स्पैजरिक एक अलग तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बना। अब इसके लिए प्लांट का यूज किया गया, ये मैंने आपको बताया। इसी टाइम पे डॉक्टर सुसलर भी चल रहे थे, जिन्होंने अपनी टिश्यू रेमेडीज को बनाया। हालांकि वो होम्योपैथी के साथ अटैच कर दिए गई है, लेकिन प्रिंसिपल लगभग यही था उनका भी। वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड को कम होना और ज्यादा होना ही देख रहे थे, और अपनी 12 मेडिसिन से उनको पूरा करने की कोशिश में उन्होंने अपनी पैथी बनाई थी, बायोकेमिक रेमेडीज। डॉक्टर सुसलर की जो रेमेडी है ना, आप लोग जानते हैं, कैलकेरिया फोस, कैलकेरिया फ्लोर, और फिर बाद में बायोकेमिक के नंबर भी ऐड हुए, 28 नंबर, यानी कि सिंगल 12 रेमेडी और उनके कॉम्बिनेशन। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्लांट का यूज किया गया, और हर एक रेमेडी में नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एक से ज्यादा प्लांट्स ऐड किए गए, ताकि जो प्लांट में अवेलेबल थिंग्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जैसे एक रेमेडी में मान लो 8 प्लांट्स हैं, तो सभी प्लांट में कुछ ना कुछ होगा, कुछ में कॉमन भी होगा। अब प्लांट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनके केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, फाइटोकेमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। एक बार नाम इनके ले देता हूँ। फ्लेवनोइड्स हो सकते हैं प्लांट में, सेपोनिन हो सकते हैं प्लांट में, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं जो मोस्ट पोटेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इफेक्ट अगर किसी का तेजी के साथ होता है प्लांट रेमेडी में, तो एल्केलॉइड्स ही होते हैं। टर्पेनोइड्स होते हैं, लिगम्स, गोंद वगैरह हो सकते हैं, फेनोलिक एसिड, कार्टेनोइड्स, ग्लूकोसाइड्स, और भी नंबर ऑफ एंजाइम्स प्लांट के। ये सब प्लांट के कंपोनेंट होते हैं जो हम हमारी मेडिसिन में एक्सट्रैक्ट होते हैं। इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं जब हम इनको कंज्यूम करते हैं, प्लांट बेस्ड रेमेडी को। लेकिन अगर आप समझें एज अ होल, जो अभी मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को, हालांकि मेटाबोलाइट्स मैंने बता दिए, लेकिन थोड़ा और एड ऑन भी करना है, और इसको आज कंप्लीट भी करना है, ये जो मेटाबोलाइट्स वाला पार्ट है। प्लांट के जितने भी प्लांट में कंपोनेंट होते हैं, मेटाबोलाइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट में आप लोग देखिए, मैंने बताया था प्राइमरी प्लांट के मेटाबोलाइट्स को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं कुछ, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन दो पार्ट में मेटाबोलाइट्स को डिवाइड किया गया है।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो कंपोनेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्लांट के, जो डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। और हर टाइम ये प्लांट में अवेलेबल रहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, ये सब चीजें प्लांट में होती हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। और इसके लिए उसको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन, लिपिड्स मतलब फैटी एसिड, डीएनए, आरएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स, ये सब मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे उसके ये सारे वर्क जो है कंप्लीट होते हैं। और ये हम हमें तभी मिलेंगे जब हम प्लांट को एज ए होल कंज्यूम करें, या प्लांट के एक्सट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके यूज ना करें। तो माइक ऑन है किसी का? अशोक कुमार जी, माइक ऑफ करिए अपना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट के भी डिफेंस करते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर से, और जो बाहर से आने वाले दूसरे इंट्रोडक्ट्स होते हैं। और ये सभी सभी प्लांट में नहीं होते, मतलब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, नंबर ऑफ टाइप है, लेकिन ये हर एक प्लांट में सभी नहीं होते, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिनल प्लांट है उनमें ये अच्छी क्वालिटी में होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, और नंबर्स में होते हैं, सभी होते हैं। तो मैटी जी ने, आप देखिए, एक एक प्लांट को ढूंढा, स्टडी किया उसमें क्या है, और केवल वही प्लांट लिए जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनमें अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में थे, क्योंकि ये प्लांट का सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है। एल्केलॉइड्स, निकोटिनिन, क्विनीन, मोर्फिन, एकोनिटीन, एट्रोपिन, ये सब क्या है? एल्केलॉइड्स हैं, और पोटेंट एल्केलॉइड्स हैं। इवन अगर आदमी भी कंज्यूम कर ले इनको क्रूड वैल्यू में, तो उसको भी चक्कर आ जाए, उल्टी हो जाए, बेहोश हो जाए, या इससे भी ज्यादा। अभी और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आगे, कब ये डिजोल्व होंगे कब नहीं होंगे। टर्पेनोइड्स होते हैं, जिसमें मेंथोल है, जो कैम्फर होता है, कपूर होती है। कैरोटेनॉइड्स स्मेल के लिए। फेनोलिक एसिड होते हैं, फेनोलिक एसिड भी नंबर ऑफ टाइप के हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी। फ्लैवनोइड्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनके भी कई टाइप है, एथोसाइनिन, कैटेचिन, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। और यूवी से जो सूरज की रोशनी है उससे भी ये प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट का। और जो माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से इनकी जान बचाते हैं। इवन जानवरों से भी जो खाते हैं उनसे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ पौधों में इतने पोटेंट होते हैं कि जानवर उनको नहीं खाते हैं, खाने से उनको चक्कर आ जाते हैं या उल्टी हो जाती है, इसलिए जानवर भी उनको नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। हमारे इधर एक प्लांट है, पनवैड करके बोलते हैं उसको, हमारी लोकल लैंग्वेज में इधर, लोकल वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाली लैंग्वेज में। और उसको कोई जानवर नहीं खाता, सूंघ के ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उससे चक्कर आके गिर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट बफेलो वगैरह है, गाय वगैरह है, तो उसको अबॉर्शन की कंडीशन भी बन जाती है, लेकिन मेडिसिन में यूज होता है वो, आयुर्वेद में। तो इन्वायरमेंटल एडेप्शन प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और यही अगर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, और छोटी क्वांटिटी में यूज किया जाए, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत अच्छे से एक मेडिसिनल एड की तरह काम करते हैं।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और तीसरा कंपोनेंट होता है एंजाइम प्लांट का। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो उसका रॉ मटेरियल है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो उसका स्पेशलाइज प्रोडक्ट कंपोनेंट है जो उसकी रक्षा करते हैं, और एंजाइम है प्रोसेस मैनेजर। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में ही बनते हैं। इन दोनों को बनाने के लिए प्लांट में एंजाइम बनाए जाते हैं, प्रकृति बनाती है। हमारे अंदर भी होते हैं। हर एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। डायरेक्टली तो नहीं एंजाइम रोल प्ले करता है, लेकिन किसी भी एक कैटलिस्ट की तरह वो किसी भी रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है। तो ये बात तो सही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने के लिए एंजाइम का प्लांट में प्रेजेंस होती है। लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। अगर आप अच्छे से देखेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सीधे प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट को बचाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये बनेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको बनने के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की जरूरत है। भाई पोषण ही नहीं मिलेगा तो नई चीजें कैसे बनेंगी। और एंजाइम भी प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम प्रोटीन ही होता है, अमाइनो एसिड से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, जो नॉन साइंस के हैं वो भी समझ जाएंगे, और ये जरूरी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई नहीं बताता है किसी भी क्लास में, सब सीधा हवा में उड़ते रहते हैं। बेस स्ट्रोंग होना जरूरी है। हमारे प्रिंसिपल क्या है वो समझना जरूरी है, और हमारे सोर्स क्या है उसको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। तो ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। एल्कोलेट्स सब बता दिए मैंने। और अमाइलेज, प्रोटीएज, रुबिस्को, ये सब एंजाइम्स हैं प्लांट के, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नेचुरली प्लांट को सीधा जो प्रकृति से मिलता है, जमीन से मिलता है, वो उससे बनाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना नहीं बन सकते हैं, और एंजाइम भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना नहीं बन सकते हैं। इसलिए प्लांट को अच्छा पोषण मिलना जरूरी है, तब वो एक अच्छा पौधा बन पाएगा। आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एंजाइम उसमें अच्छे से होंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट को हर समय चाहिए, जैसे हमें खाना हर टाइम चाहिए और ताकि हमारी ग्रोथ हो, वैसे ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हर समय चाहिए। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्लांट में स्टोर रहते हैं, वो हर समय नहीं चाहिए, विशेष परिस्थिति में चाहिए। जैसे सर्दी से लड़ने के लिए अलग कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उसके स्ट्रेस से बचाने के लिए अलग, माइक्रोब से कोई बीमारी आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए पौधों में, तो उसको बचाने के लिए उसमें अलग कंपोनेंट होते हैं। और एंजाइम, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सट्रैक्शन के बारे में, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तीसरा कंपोनेंट क्या बताया मैंने, उसको भी लिख देता हूं मैं यहां, एंजाइम। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट भ्रम जो हैं उनसे बाहर निकलेंगे अगले मेरे स्टेटमेंट से। वो हालांकि रात वाले क्लास में मैंने समझाया था, कुछ लोग होंगे इसमें भी रिपीट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट से सीधे कंज्यूम करने से मिलेंगे, लेकिन प्लांट को जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका पानी में, तो कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हम मेडिसिन को डाइल्यूट करके यूज़ कर रहे हैं और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमें हमारी मेडिसिन में नहीं मिलते। इवन किसी भी लिक्विड मेडिसिन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे नहीं मिल सकते हैं, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज पोषण के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट करने के लिए है। पोषण के लिए आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी कमी है, होम्योपैथी में भी कमी है। हालांकि उन्होंने कुछ नए मदर टिंचर ऐड करके और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करी है। बाद में अल्फा अल्फा, जिनसेंग, अश्वगंधा, हल्दी, ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं ताकि
इनके कॉम्बिनेशन बन के और मल्टीविटामिन्स की पूर्ति करी जा सके। हमारे लिए अभी कुछ कमी है, धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब आप समझिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फ्लैवोनॉइड्स है, सेपोनिन है, और मेन चीज जो बात होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो एल्केलॉइड्स पे होती है। एल्कालॉइड्स। ज्यादातर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक्सपर्ट, इन जिनमें कुछ पुराने लोग भी हैं, वो यही बोलते हैं कि एल्केलॉइड्स का यूज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है। हमारी मेडिसिन में एल्केलॉइड्स नहीं होते हैं। जबकि एल्कोलेट्स बहुत पोटेंट पार्ट है, बहुत तीक्ष्ण औषधि है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी अगर तेजी से काम करने वाली चीजें हैं तो एल्कोलेट्स का उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर प्लांट की वही मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू तेजी से काम करती है जिसमें एल्कोलेट्स होते हैं। कोई भी प्लांट की मेडिसिन, जैसे एकोनाइट को अगर मेटिजी ने ऐड किया तो उसके एंजाइम्स के लिए नहीं किया, केवल एंजाइम्स के लिए नहीं किया होगा, उसके एल्केलॉइड्स के लिए भी किया होगा। एकोनिटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इस इसी को केमिकली फॉर्मेशन में लोग यूज करते हैं। एलोपैथी में इंजेक्शन होता है, एट्रोपिन का इंजेक्शन हो, देखो कितनी खराब स्थिति में लगाया जाता है जब पेशेंट का बीपी डाउन जा रहा है, पल्स डाउन जा रही है, वो बेहोश है, होश नहीं आ रही है, सब कुछ नीचे जा रहा है। बेलाडोना में एट्रोपिन होता है। खैर, अब डिजोल की बात करते हैं। यहां हम दो टाइप के व्हीकल यूज करते हैं प्लांट से मेडिसिन को निकालने के लिए। एक यूज होता है डिस्टिल वाटर का, DW, ये बैटरी वाला नहीं होता, प्योरीफाइड डिस्टिल वाटर होता है। और दूसरा अल्कोहल का यूज करते हैं। ये दो व्हीकल यूज होते हैं प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्लांट से चीजों को बाहर निकालने के लिए। अब यहां इस थ्योरी को आप लोग समझिए। एल्केलॉइड्स और एंजाइम, एल्केलॉइड्स एंड एंजाइम्स, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। अब आप समझिए, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को प्योर डिस्टिल वाटर में एक्सट्रैक्ट कराते हैं, प्योर 100% डिस्टिल वाटर, तो आपके एक्सट्रैक्ट में सभी प्लांट के एंजाइम डिसोल्व हो जाएंगे, सभी प्लांट डिसोल्व हो जाएंगे, सभी एंजाइम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ होंगे, फ्लैवोनॉइड्स थोड़े बहुत हो जाएंगे, लेकिन एल्केलॉइड्स ना के बराबर होंगे, ना के बराबर। क्योंकि मोस्ट ऑफ एल्कोलाइड्स पानी में डिसोल्व नहीं होते हैं, इनको थोड़ा एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए बाहर निकलने के लिए प्लांट से। तो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज, जो कंपनीज केवल डिस्टिल वाटर से मेडिसिन बना रही हैं, और वो आगे भी यही बोलती हैं कि उनको डिस्टिल वाटर में ही बनाना है, RS आपको मिलाना ही नहीं है, अल्कोहल मिलाना ही नहीं है, वो मेडिसिन में एल्कलेट्स नहीं होंगे। आपने देखा होगा वो मेडिसिन थोड़ा धीरे से काम तो करेंगी, क्योंकि एंजाइम्स है, दूसरे मेटाबोलाइट्स भी हैं, केवल एल्कोलेट्स नहीं है। तो बहुत तेजी के साथ, जैसे हम बहुत सारी मेडिसिन को हम बताते हैं कि जीभ पे डालिए और 1 मिनट में आराम, 2 मिनट में आराम, वो चीजें वहां थोड़ी कम मिलती है। इफेक्टिव वो भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी स्टेज में, किसी भी डाइल्यूशन में आपने RS मिला दिया मोर देन 30%, इसको भी देखिए आप, थ्योरी समझिए। और क्यों मेरी मेडिसिन में जो मैं बनाता हूं उसमें मैक्सिमम 30% RS होता है, उससे ज्यादा मैं मिला के नहीं देता हूं, इवन 25%। क्योंकि जैसे ही आपने 30% से ज्यादा अल्कोहल RS मिला दिया, तो जो एल्केलॉइड्स हैं, सॉरी, जो एंजाइम है, वो डिग्रेड हो जाएंगे, और वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक उस मेडिसिन में नहीं रहेंगे। मुश्किल से 8-10 दिन बाद सभी एंजाइम, या 15 दिन बाद, या मैक्सिमम 1 महीने बाद सभी एंजाइम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने एसिडिक अल्कोहलिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। प्रोटीन
की जो लेयर है उनकी वो ब्रेक हो जाती है। प्रोटीनियस लेयर है, प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे। एंजाइम्स कहीं भी आपने आरएस मिला दिया किसी भी स्टेज में। अब कुछ लोग जो आपको ये बताते मिलते हैं कि हमारी मेडिसिन डिस्टिल वाटर से मिली, हम आरएस का यूज नहीं करते, लेकिन हम गोली, ग्लोबिल की मेडिसिन है, तो ग्लोबिल के लिए भाई आरएस तो मिलाया होगा ना। बिना आरएस के तो ग्लोबिल नहीं बनेंगे। आपने D2 से D3 आरएस में बनाया होगा, 100% आरएस में बनाया होगा, तब जाके आपने D3 के ग्लोबिल बनाए। यानी कि जैसे ही आपने D3 को 100% आरएस बनाया, आपकी मेडिसिन से एंजाइम गायब, वो ग्लोबिल में प्रिजर्व नहीं होंगे। 100% आरएस में तो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये एक थ्योरी है प्योर डिस्टिल वाटर वाली। अब बात करते हैं प्योर 100% आरएस वाली। तो अगर एक्सट्रैक्शन कोई 100% आरएस में करता है, जैसे मदर टिंचर बनाए जाते हैं होम्योपैथी के, हालांकि इलेक्ट्रोपैथी का तरीका क्या है वो समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल तो इनका ये बात भी समझनी जरूरी है ना। तो उनमें एंजाइम बिल्कुल नहीं होते हैं, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी ऐसे हैं जो 100% आरएस में डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए वहां एल्कोलेट्स प्रोमिनेंट रहते हैं। मदर टिंचर्स में कुछ और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एल्कोलेट्स ही होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइमरी में से भी कुछ निकलती हैं। तो 100% डिस्टिल वाटर में भी 100% नहीं होगा, 100% आरएस में भी 100% नहीं होगा। सबसे बढ़िया तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, प्लांट के एक हिस्से से डिस्टिल वाटर में निकाल के मेडिसिन बनाते हैं, जिससे एल्कोलेट्स ना के बराबर होते हैं जिसमें। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी है थोड़ी क्वांटिटी में। फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करते हुए कुछ लोग 10-15% आरएस ऐड कर देते हैं, या कुछ ऐसे कंपोनेंट डाल देते हैं सॉल्यूशन में, जैसे चीनी वगैरह डाल दी, जिससे अल्कोहल जल्दी से बने, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। या प्लांट खुद भी 7-8 दिन में जो है एक माइन्यूट हल्की क्वांटिटी में अल्कोहल उसमें बन जाता है, क्योंकि अल्कोहल भी प्लांट से ही बनता है। ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है उसमें कि उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा पीएच में चेंज होके एसिडिक टाइप का हो जाता है, कुछ एल्कोलेट्स उसमें निकल आते हैं। तो फर्मेंटेड वाला जो पार्ट है उसमें कुछ एल्कोलेट्स हैं, आरएस कम है, ज्यादा नहीं है। और जो डिस्टिल वाटर वाला पार्ट है उसमें एंजाइम्स डोमिनेंट है, एल्कोलेट नहीं है। फिर बाद में उसको गर्म करके भी कुछ चीजें निकाली जाती है, लेकिन अगर इन दोनों पार्ट को भी आपस में मिला दिया जाए और उस इन्वायरमेंट में रेक्टिफाइड स्पिट 10-20-25% से ज्यादा ना हो, तो वो मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाएगी, क्योंकि उसमें सभी चीजें एक अच्छी क्वांटिटी में रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्लोबिल बनाने की सोचेंगे, जिस स्टेज पे भी ग्लोबिल बनाने के लिए उसको प्योर आरएस में तोड़ेंगे, तो वहां पे एंजाइम की प्रेजेंस लगभग खत्म हो जाती है। हालांकि हम ग्लोबिल बनाते इसीलिए हैं कि एल्कोलाइड्स वाला पार्ट प्रोमिनेंट रहे और डाइल्यूटेड रहे, कम क्वांटिटी में रहे, और जीभ पे रखते ही वो बहुत तेजी के साथ ब्लड वेसल में चला जाए। सबलिंगुअली, यानी कि जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड से जब कोई चीज कांटेक्ट में आती है, जीभ के नीचे आपने देखा होगा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इससे कोई भी चीज बहुत जल्दी से ब्लड में चली जाती है। जैसे सोर्बिट्रेट एक गोली आती है एलोपैथी में, अटैक के टाइम या एंजाइना पेन के टाइम दी जाती है, जिससे ब्लड वेसल चौड़ी हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन जब ग्लोब्यूल में जीभ के नीचे रखी जाएगी, तो वो बहुत तेजी के साथ सिस्टम में मिलती है। और क्योंकि वो एल्कोलेट्स प्रोमिनेंट है उसमें और लाइटर क्वांटिटी में है, या ज़्यादा में भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा एल्कोलेट्स है, कौन सी मेडिसिन यूज करी गई है। हालांकि हम D3 के बाद 3 बार डाइल्यूट करने के बाद यूज करते हैं, तो फिर वो डाइल्यूटेड ही होता है। वो तेजी के साथ मिलता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो चीज़ों को मैनेज करता है। जो फास्ट हो रही हैं उनको कम कर, स्लो डाउन करने की, हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए ज़्यादातर हम चीज़ें जीप पे देते हैं।
तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी होती है। ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी। येलो इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ी लाइटर में आप देंगे। चेस्ट पे A3B को अप्लाई कर सकते हैं, इससे हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। फेब्रिफिको 1 है, ये पैरालिसिस